वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंट्स, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। हम लोग यहाँ पे बेटा बात करने वाले हैं एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि आपकी बुक का या फिर आप कह सकते हैं कि आपके पूरे जो कंटेंट है 12th का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बेटा आप लोगों ने बनाए होंगे, सोल प्रोप्राइटर के पार्टनरशिप के हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, लेकिन अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स काफी सारी है जो फॉलो करनी पड़ती है, बिकॉज हमको पता है कि कंपनी एक लीगली फॉर्म बिजनेस है जिसको आपको इनकॉर्पोरेट कराना पड़ता है विद द आरओसी, बाय रजिस्टरिंग इट विद द आरओसी। तो उसकी जो अकाउंट्स का फॉर्मेशन है वो भी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से पूरा फ्रेमवर्क चलता है। सो आपको अकाउंटिंग करते हुए भी ये लॉ की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। सो इट इज मोर ऑफ लाइक कि आप जो अकाउंट्स बना रहे हैं फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ देखें हम लोग, तो इसके अंदर आप कंपनी का जो भी अकाउंट्स बना रहे हैं उसके अंदर जो भी आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे जैसे चीजें शो करेंगे, वो सारा इन कंप्लायंस विद द एक्ट होना चाहिए। ओके, तो आपके लेवल के ऊपर जो जो रेलिवेंट हमको चीजें पढ़नी है, जो जो रेलिवेंट एक्ट्स हमको पढ़ने हैं, सेक्शंस हमको पढ़ने हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी होता क्या है, राइट। हमारा इस वीडियो का लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी किसको कहते हैं, दूसरा एनुअल रिपोर्ट की क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह से चलता है। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी बनता है एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे इस सेक्शन के हिसाब से बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के अंदर सबसे पहला आता है बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। मतलब जो भी जिस भी साल के लिए आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस साल के लिए उसकी बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट एज एट दैट पर्टिकुलर डेट। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन केस ऑफ एनपीओ इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका बनता है वो बनता है फॉर द ईयर एंडिंग, राइट। तो मतलब ये पूरे साल के लिए बनता है। यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज स्टेटमेंट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इन इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट बनती है एट अ पर्टिकुलर डेट, तो एज एट। देन स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ इनकम P&L in case of profitable concerns, in case of non profitable concerns it is income and expenditure account। ये बनता है for the year। and next आपको यहां पे बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अलग से बनता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको यहाँ पे कंपल्सरली बनाना ही रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट आता है आपका इन फ्यू कंपनीज इट इज एप्लीकेबल कि आपको चेंज इन इक्विटी का जो स्टेटमेंट है वो देना होता है कि आपका इक्विटी कैपिटल कितना बढ़ा घटा, जो भी चेंजेस आए वो पूरे साल के अंदर वो कितने हुए, वो आपको एक स्टेटमेंट देना होता है। एंड नेक्स्ट फाइनल इट इज नोट्स टू अकाउंट्स। बेटा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ना इन सारे जो बैलेंस शीट में P&L के अंदर वगैरह कैश फ्लो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उनकी डिटेल जो होती है ना वो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर होती है। मतलब जो फाइनल फिगर है वो तो बैलेंस शीट में दिख रही है, लेकिन ये जो फाइनल फिगर है वो कहां से आई, वो सारी डिटेल अगर आपको देखनी है यू कैन कम टू नोट्स टू अकाउंट्स। एज वी आर स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग वर्किंग नोट्स बनाते हैं, द सेम पार्ट हम लोग यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर उसकी रिव्यू लेते हैं कि जो बैलेंस शीट में P&L के अंदर जो फाइनल फिगर्स दिख रही है वो कहां से आई। तो दोज ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन नोट्स टू अकाउंट्स, राइट। अब ये तो हमारा बात था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना बेटा वो बीत गया जो साल उसके लिए बनाई जाती है, मींस फॉर द प्रीवियस ईयर। सो इट इज बेसिकली हिस्टोरिकल इन नेचर, और
ऐसा कहा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस बतानी चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं, ताकि हम लोग जान पाए कि यहाँ पे हमारे बिजनेस ने पूरे साल के अंदर क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। हमको हमारे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, उसके अंदर हमको हमारी कंपनी का एक फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए कि हमारी कंपनी ने पूरे साल जो बिजनेस किया उसके लिए उसने जो भी मेहनत की है तो उससे रिजल्ट क्या निकला है, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या निकला है। तो इट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, मतलब प्रीवियस ईयर की जो भी ट्रांजैक्शंस हो चुकी है वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। फ्यूचर के बारे में ये डिस्कस नहीं करता है, जो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उनके बारे में यहाँ पे हमको मेनली बातें करनी होती है। अब जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का वो आपको बेटा यहाँ पे थोड़ा डिटेल के अंदर और पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो भी हमने अभी बात किया, बैलेंस शीट का, पीएनएल का, कैश फ्लो का, नोट्स टू अकाउंट्स का, उन सब के बारे में धीरे धीरे करके हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट पहुंचते हैं कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट बेटा हर एक कंपनी को, अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मैम इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस या फिर इतने सारे जो यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं कि ऐसे अकाउंट्स बनेगा, वैसे अकाउंट्स बनेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लेना होगा, ये नहीं लेना होगा, ये सब बताना होगा, वो सब क्यों? बिकॉज इट्स अ वेरी क्लियर फंडामेंटल कि यहाँ पे पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो सकता है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, इट इज अ लीगली फॉर्म लीगल पर्सन, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक हमको करनी पड़ती है। तो ये जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हर एक कंपनी की वो आरओसी के पास रजिस्टर होती है, और आरओसी से हम चाहे तो हम लोग उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके देख सकते हैं। सो कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमको आता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। सबसे पहला क्या होता है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होता है? डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट होता है कि डायरेक्टर ने क्या क्या काम किया, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या आता है, वो सारा अपना क्लैरिफिकेशन देता है। सी यहाँ पे पैसा लगा होता है शेयर होल्डर्स का, काम कर रहे थे डायरेक्टर्स, तो इट इज वेरी मच एसेंशियल कि डायरेक्टर्स ने जो पूरे साल काम किया है उसका एक पूरा कंक्लूजन निकाल के वो शेयर होल्डर्स, जो मालिक है, जो बेनिफिशियल ओनर्स है, उनके सामने रखे। सो यहाँ पे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर जो भी पूरे साल का, पूरे ईयर का जो भी परफॉर्मेंस होता है वो सारा हमको बताना पड़ता है टू द शेयर होल्डर्स। एक एनुअल जनरल मीटिंग करके हम लोग को कन्वीन कराना पड़ता है। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो एक एनुअल जनरल मीटिंग कन्वीन कराए, और उस एनुअल जनरल मीटिंग, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एजीएम। एजीएम के अंदर जो कंपनी का लास्ट मतलब प्रीवियस ईयर का जितना भी इंफॉर्मेशन था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी एक्टिविटीज उसने की है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज यहाँ पे वो बताया। दैट ऑल रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रिलेटेड टू ऑल द एक्टिविटीज इट इज गिवन इन द एनुअल रिपोर्ट, राइट। तो एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट्स, हु प्रेजेंट्स? डायरेक्टर प्रेजेंट्स टू द शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर प्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट। उसके अंदर सबसे पहला था उनका डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब डायरेक्टर रिपोर्ट में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के उन्होंने क्या क्या काम किया। नेक्स्ट उसके अंदर होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे चला, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे चला, मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस, जो भी एक्टिविटीज हुई उसके अंदर मैनेजमेंट ने क्या डिस्कस किया था, किस किस डायरेक्टर का क्या क्या इनपुट था, और उसकी बिहाफ पे शेयर होल्डर्स फिर से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। मतलब मेरी कंपनी के अंदर मैं किसी से काम कराना चाहती हूँ तो मैं अपनी कंपनी के अंदर किससे काम कराना चाहूंगी, जब मैं उसका एक बार परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करूंगी। द सेम थिंग, वो परफॉर्मेंस यहाँ पे पूरी तरह से डिस्कस किया जाता है। देन नेक्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट के अंदर आता है हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, मतलब अब यहाँ पे एक्चुअली पता है पूरा फ्रेमवर्क कैसे होता है। अकाउंट्स तो बेटा इंटरनल सिस्टम होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर मैंने कोई अकाउंटेंट्स बैठा रखे हैं, वो लोग बैठ के मेरी कंपनी का अकाउंट्स लिखते हैं। आई कैन मैनिपुलेट देम, राइट। मैं बोलूंगी कि नहीं ऐसे सेल्स बताओ, वैसे सेल्स बताओ, या फिर इतना ज्यादा प्रॉफिट बताओ, इतना कम प्रॉफिट बताओ। तो ये सारी चीजें हम लोग खुद मैनिपुलेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर अंडर मी। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वो जो अकाउंट्स लिखे गए हैं वो सही है या नहीं है, उनको वेरीफाई कराना होता है। तो वेरीफाई करते हैं ऑडिटर्स।
तो ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी कौन अपॉइंट करता है? दोज आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। मतलब आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बने हैं, आपका जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, उसको ऑडिटर्स एक बार पूरी तरह से थॉरली ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये जो पूरा अकाउंट्स लिखा गया है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है या नहीं बताता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन वहां से चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल पर्सन, लेमैन, सबको तो अकाउंट्स के रूल्स नहीं पता होते, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग चेक नहीं कर पाते। हम लोग अपनी अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसके अंदर की, फॉर एग्जांपल इतना एसेट है, इतना लायबिलिटी है कंपनी के पास, वो सब हम समझ सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, बट स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता। तो वो काम किसको दिया होता है? ऑडिटर्स को। ऑडिटर्स ये काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, और ये अपनी रिपोर्ट अलग से देते हैं किसको? शेयर होल्डर्स को। दे गिव देयर ओन रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स बेटा यहाँ पे चेक, शेयर होल्डर्स जो है वो वहां पे इवैल्यूएट करते हैं जो मेन पॉइंट्स ऑडिटर्स को, जो काम अच्छा लगा, जो काम खराब लगा, जहां पे उसको फ्रॉड होने का चांसेस दिख रहा है, जहां पे उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, या फिर उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो इतने में नहीं होनी चाहिए, इतने में होनी चाहिए थी, जो भी उसको प्रॉब्लम लगता है या फिर जो भी उसको अच्छा लगता है, वो वहां पे स्पेसिफिकली नोट आउट करता है और वो ऑडिट रिपोर्ट करता है इन इट्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट, एज पर सेक्शन 143 के हिसाब से है, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट एज पर सेक्शन 134 के हिसाब से बनाया जाता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एंड देन द फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैंने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मेनली आपको 4 चीजें याद रखनी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें तो होनी चाहिए। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड देन फाइनली इज नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, तो ये 4 चीजें तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होनी ही चाहिए। ये सारी चीजें मिला के हमको एनुअल रिपोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना होता है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर बेटा, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये तीनों चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही ये सारी चीजें आ गई, जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, वो सारी चीजें मिला के हम लोग एज अ एनुअल रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करते हैं? टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। वो देखते हैं, वो इवैल्यूएट करते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो इन सब डॉक्यूमेंट्स, इन सब रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर एनालाइज करते हैं कि सारा काम सही से हो रहा है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसका करेक्ट एक्शन कैसे ले, वो अपनी मीटिंग के अंदर ही बाय वोटिंग डिसाइड करते हैं, राइट। सो ये आपका बेसिक फ्रेमवर्क था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या होता है, क्यों जरूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की, अगर वो नहीं होगा तो हमको पता किस लगेगा कि आपने जो पूरे साल मेहनत की उसका रिजल्ट क्या है। टू असर्टेन द रिजल्ट, टू असर्टेन दैट द कंपनी इज ग्रोइंग, कंपनी इज मेकिंग लॉसेस और प्रॉफिट्स, क्या कर रही है कंपनी, का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और उसके करेक्टिव एक्शन कैसे ले सकते हैं, तो बहुत जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे बिजनेस कितना भी अच्छा हो, फाइनेंस इज लाइक ब्लड। अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा उस एरिया के अंदर तो मतलब वहां पे पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो साइकिल ऑफ ब्लड है वो चलता रहे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चलता रहे। तो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है हर बार किसी भी बिजनेस के लिए। इस वजह से उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा करके रखी है, ताकि हम बचाना चाहते हैं अपने किसको, शेयर होल्डर्स को, उनके साथ कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। इस वजह से कानून ने, लॉ ने, कंपनीज एक्ट 2013 जो बना है उसने ये सारे इंश्योर करने के लिए कि फ्रॉड ना हो जाए किसी हमारे जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ, मार्केट को सिक्योर करने के लिए इतने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सब बना रखे हैं, राइट। सो अब यहां पे बेटा बात आती है फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जो है ना, इट इज एज पर पार्ट 1 of schedule 3 of Companies Act 2013. It is very important कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सारे के सारे अपनी बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट के हिसाब से बनाएं। Why? Because देखो, आप एक नॉर्मल सी एक थोड़ा सा टेंडेंसी को समझो कि इतनी सारी कंपनीज हैं, अब सारी कंपनीज अपने अपने हिसाब से बैलेंस शीट बना रही है। वो किसी चीज को इक्विटी एंड लायबिलिटी में शो करती है, किसी चीज को रिजर्व में शो कर देती है, किसी चीज को करंट लायबिलिटी में शो कर देती है, किसी चीज को वो नॉन करंट लायबिलिटी में शो कर देती है। हो सकता है ना, बिकॉज हमने कोई क्लियर कट रूल्स नहीं बना रखे,
तो वो अपने हिसाब से कोई भी चीज कहीं पे भी शो कर सकती है, बट ये चीज ना हो। मैं रिलायंस की बैलेंस शीट लेके बैठी तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल किसी चीज को करंट लायबिलिटीज में दिखा रखा है, मैंने दूसरी किसी कंपनी की फॉर एग्जांपल आप ले लो कि हमने कोई एयरलाइन कंपनी का जो भी है सहारा का, हमने सहारा तो खैर नहीं अब बंद हो गई है, बट फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी कंपनी, कोई भी दूसरी कंपनी, रिलायंस है उसके बाद टाटा है, ठीक है, मैंने कोई भी कंपनी का दूसरे का बैलेंस शीट लिया तो उसके अंदर वही चीज को उन्होंने नॉन करंट लायबिलिटी में शो कर रखा है, तो मेरे को पता तो लगना चाहिए ना कि ये डिफरेंस क्यों आया है, ये जो प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ सकती है, करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हमको प्रिसाइसली बता रखी है कि ये चीज है तो इसी बैलेंस शीट के इसी हेड सब हेड में जाएंगे, बहुत क्लियरली, सो दैट यहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मैनिपुलेशन होता है, जो अकाउंट्स के अंदर जो बार बार मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि वो जो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से आप अपने हिसाब से चीजों को मोड़ तोड़ लेते हो, तो वो सारी चीजें नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर गिवन अ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन कि आपको इस कंपनीज एक्ट पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के फॉर्मेट के हिसाब से ही बैलेंस शीट बनानी है, और फॉर्मेट के हेड, सब हेड, मेन हेड सब क्या रहेंगे, वो चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर उन लोगों ने बता रखा है लॉ के अंदर कि कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, राइट। सो अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ना आपको बेटा लर्न करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न दिस फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। व्हाई? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो पूरा का पूरा ये बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो आपका पूरा पार्ट है, उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी रहेगी। किसके हिसाब से? बैलेंस शीट और पीएनएल अगर आपको आता है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको आता है, ये दोनों चीजें अगर इसके फॉर्मेट के साथ आपको आता है और आप बहुत क्लियर हो कि कौन सा मेन हेड है, कौन सा सब हेड है और कौन सा उसका हेड है, तो उसके अंदर आपको ना बहुत इजी हो जाएगा। आपके आगे आने वाले सारे चैप्टर्स बहुत इजी हो जाएंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है या फिर आपको बनाना है रेशियो एनालिसिस करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करना है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी अगर आपके दिमाग के अंदर एक बार फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल सेट होगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। देखो बेटा बहुत आसान है, आपको जो फॉर्मेट है वो लर्न करना बहुत आसान है। कैसे? देखो सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनता है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम आएगा यहाँ पे, फिर आता है एज एट। अच्छा, ये इसके नीचे आता है एज एट जो भी ईयर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इट्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट, इट्स अ स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट कैसे रहता है? वर्टिकल फॉर्मेट। द फॉर्मेट इज वर्टिकल फॉर्मेट। किस तरह से चलता है? देखो यहाँ पे ना ये लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब कंपैरेटिवली लेके चलते हैं। फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर यहाँ पे होता है प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे होता है फिगर्स ऑफ करंट ईयर, एंड हियर वी हैव नोट नंबर। मैंने आपको बोला ना जो भी डिटेल है वो ढूंढने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, जो भी डिटेल है उसको ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा नोट्स में। सो नोट्स आर अ डिफरेंट मैटर। आज हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न करने की थोड़ी कोशिश करेंगे। देखो हमको जब पार्टनरशिप वगैरह के अंदर हम लोगों ने 11th के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस शीट को कैसे बनता है, राइट। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लायबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास जनरली सारी लायबिलिटीज आती हैं और एसेट साइड के अंदर सारे एसेट आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया है, मतलब ये लोग कैसे चले के चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखो कैपिटल लेते थे, तो ये लोग भी यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट में सबसे पहले लायबिलिटीज ले रहे हैं, मतलब ये लोग वर्टिकल फॉर्मेट में सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं? लायबिलिटी। इसको वो लोग सबसे मेन हेड क्या है इसका? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और दूसरा इसका मेन हेड है एसेट्स। बट आप लोग समझ रहे हो इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट, जो आप लोग कैसे बनाते थे टी फॉर्मेट में बनाते थे ना, यहाँ पे लायबिलिटीज और यहाँ पे एसेट, ऐसे नहीं करना है।
ये पूरा स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट जो है ना बेटा टेक्निकली होना भी कैसे, स्टेटमेंट के फॉर्म में चाहिए ना, अकाउंट के फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट थोड़ी बनता है। तो यहाँ पे ये लोग स्टेटमेंट के फॉर्म के अंदर पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लेते हैं, फिर एसेट्स लेते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अभी पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज की बात करेंगे, एसेट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। सो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो बेटा ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज का ये मेन हेड हो गया, राइट। अब इसके अंदर ये हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, उसके बाद मेन हेड आता है 4, इसके 4 मेन हेड्स है। सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड, सबसे पहला इसका शेयर होल्डर्स फंड। इट इज शेयर होल्डर्स फंड, मतलब वो सारा पैसा जो शेयर होल्डर्स के नाम का है। अब उसके अंदर तीन सब हेड्स हैं। क्या क्या इसके अंदर 3 सब हेड्स क्या है? दे हैव शोन इट लाइक एज ए। इसके सब हेड, शेयर होल्डर्स फंड के सब हेड क्या है? सबसे पहला है शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल अपने आप के अंदर, जब नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग बनाना सीखेंगे तो शेयर कैपिटल अपने आप के अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन है। तो शेयर कैपिटल सबसे पहला है। दूसरा है द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। आपको पता ही है कि सारे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस ऑल बिलोंग टू द ओनर। तो यहाँ पे हमारे बेनिफिशियल ओनर कौन है? हमारे बेनिफिशियल ओनर है शेयर होल्डर्स। तो ये सारा शेयर होल्डर्स का ही पार्ट है, राइट। देन वी हैव money received against share warrants. Money received against share warrants. Right. This is money received against share warrants. अच्छा, शेयर कैपिटल के अंदर हमारे पास ना बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। शेयर कैपिटल के अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन कौन सी है? प्रेफरेंस कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। ये मेन कैपिटल है, राइट। अब प्रेफरेंस के अंदर भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स है। प्रेफरेंस मतलब आप प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग टाइप से दे सकते हो। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। ऑल्दो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अभी इश्यू करना अलाउड नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो कैटेगरी। तो उसके अंदर भी अलग अलग क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस टू द प्रेफरेंस इन केस ऑफ डिविडेंड। तो 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स की अलग अलग क्लासेस हो सकती है। ये सारी डिटेल आपको नोट्स में मिलेंगी। इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स की आपकी पूरी डिटेल जो है वो आपको कहां पे मिलेगी? नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। देन रिजर्व एंड सरप्लस, ऑल द टाइप्स ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व के नाम से बाकी सारे स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे कि आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास रिजर्व्स जो होते हैं वो सारे के सारे कहां पे लिस्टेड होते हैं? इन द रिजर्व एंड सरप्लस। इन सब की डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। Then money received against share warrants, all that's not in your syllabus, but share warrants क्या होता है? जनरली जो शेयर हमको मिलता है तो वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिख के आता है। मेरा मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो मेरे नाम पे लिख के आएगा वो शेयर, राइट। तो वो मेरे नाम पे लिख के आएगा कि इतना मैंने यहाँ पे इतने इस कंपनी का मैंने इतना शेयर्स खरीदा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर वारंट्स, तो शेयर वारंट्स ना बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है कि आपको इतना शेयर है इस कंपनी का, जिसके हाथ में है वो शेयर वारंट उसका, राइट। तो मतलब आप कह सकते हो कि शेयर सर्टिफिकेट इज लाइक अ चेक इन माय फेवर। मतलब मेरा नाम वहां पे लिखा हुआ है कि मेरे फेवर के अंदर इतना पैसा या इतना शेयर्स मुझे दिया गया। शेयर वारंट इज लाइक समथिंग लाइक कैश, जिसके हाथ में उसका, ठीक है। तो दैट इज शेयर वारंट। तो शेयर वारंट्स के लिए कितना मनी आपको रिसीव हुआ है, कितने लोगों को शेयर वारंट्स चाहिए, वो डिटेल। तो दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के बाद बेटा मेरे पास आता है नेक्स्ट इज, see this is technically important thing, this is share application money pending allotment, share application money pending allotment। जब हमने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि शेयर एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले पैसा देना होता है और उस पैसे मिल जाने के बाद आपको कंपनी वहां पे अलॉटमेंट देती है। तो मतलब शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है लेकिन अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जनरली ये जो टाइम पीरियड है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, बट इसको यहाँ पे अगर ऐसा है कि मेरा साल खत्म होने से पहले, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लिमिट थी वो 30 डेज की थी, लेकिन मेरे पास पैसा आया और मेरे को शेयर अलॉटमेंट करने के लिए मेरे पास जो भी टाइम है
उसके बीच में मेरा साल एंड हो गया, ठीक है, 31 मार्च आ गया, तो यहाँ पे मेरे को वो इन्फॉर्मेशन बता सकती है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अभी इतना है, राइट। तो बस फॉर द टाइम बिंग वो पैसे यहाँ पे हमको दिख सकता है। अदरवाइज आप एप्लीकेशन का मनी बहुत ज्यादा टाइम तक, इट्स ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3 मंथ्स है जो आप अपने पास, 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये जो पैसा आपके पास है उसको या तो रिटर्न कर देना होता है या तो आपको अलॉटमेंट मतलब शेयर्स दे देने होते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, ये तो हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, दिस इज नॉन करंट लायबिलिटीज। And then fourth one is current liabilities. नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, ये इसके 4 मेन हेड्स हैं। शोल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। इस तरह से इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर ये 4 मेन हेड्स हैं, राइट। तो 4 मेन हेड्स के अंदर हम लोगों ने शोल्डर्स फंड के अंदर जो सब हेड्स है वो डिस्कस किए। कैसे लर्न करते हैं इसको देखो, मैंने लर्न करने का अपना एक अलग तरीका बना रखा है। देखो मेन हेड्स तो मैं 4 ही लर्न कर सकती हूँ। सबसे पहला शेयर होल्डर का फंड, फिर शेयर कैपिटल के हिसाब से शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज, ये 4 तो लर्न हो जाएंगे। अब उसके सब हेड्स लर्न करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, तो मैंने किस तरह से लर्न करने का ट्रिक निकाला है। तो शेयरहोल्डर्स फंड के अंदर मैं याद कर लेती हूँ SRM, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, एंड M इज फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो SRM, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे याद कर ली, ठीक है। तो ये मेरा हो गया शेयरहोल्डर्स फंड के लिए शॉर्टकट। अब यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम लोग बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। बेटा बेसिकली यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज हम लोग किसको समझते हैं, वो लायबिलिटीज जो आपको चुकानी है विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेसिकली क्वेश्चन कम्स कि मैम ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल होता है कि आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो कैश है, उस कैश को आपने फिर से पूरा साइकिल घुमा के, मतलब कैसे साइकिल घूमता है, कैश से आप रॉ मटेरियल लेते हो या स्टॉक लेते हो, ठीक है, फिर उसको आप क्या करते हो, टर्न इनटू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के बाद उसका स्टॉक रखा जाता है, कुछ समय तक वो भी स्टॉक में रहता है। वो स्टॉक के अंदर रहने के बाद फिर उसको सेल किया जाता है। सेल अगर क्रेडिट में है, रिसीवेबल्स है, तो उस रिसीवेबल को रिसीव करना, मतलब वापस से कैश को कैश में कन्वर्ट कर लेना। ये आपका इनिशियल कैश है जो आपने बिजनेस में लगाया है, और उस कैश से वापस से पूरा साइकिल घुमा के कैश फिर से उसको कन्वर्ट कर लेना। ये जो पूरा पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग साइकिल। टेक्निकली हर एक बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकता है, नो इश्यूज। लेकिन जहां पे आपको क्लैरिफाई नहीं किया है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो आप उसको साइकिल ऑफ 12 मंथ्स मान के चलेंगे, राइट। अब ये हर एक बिजनेस का अपना अलग अलग हो सकता है। जहां पे साइलेंट है, जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको 12 महीने का मान के चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जब भी बात करेंगे विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटीज जो इस करंट साइकिल के अंदर, मतलब करंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे ऑफ नहीं होंगी, या वो लायबिलिटीज जो आपकी करंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेट ऑफ नहीं होंगी, उनको हम लोग बोलते हैं, थर्ड पार्ट वाज माय नॉन करंट लायबिलिटीज। इसको कैसे लर्न करते हैं, देखो इसके अंदर ना 4 सब हेड्स है, इसके अंदर भी मेरे पास 4 सब हेड्स है। हाउ आई हैव लर्न इज, इट इज LDOL, सिंपली इट इज LDOL, ठीक है। कैसे, सबसे पहला है नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बैंक लोन हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब करंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे ऑफ नहीं होगा, बाद में होगा। फिर डिबेंचर्स हो गए जो करंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको पे ऑफ नहीं करने हैं, सेट ऑफ नहीं करने हैं, या फिर आपको उसको राइट ऑफ नहीं करना है, तो वो सारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर चला जाएगा। बोरोइंग्स आपने लिया है जो कि इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, उसको आपको राइट ऑफ या पे ऑफ नहीं करना है। ऑल दोस थिंग्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देन दिस इज डेफर्ड tax liability. This is deferred tax liability net.
अच्छा, ये टैक्स लायबिलिटी जो है ना वो क्या होता है, देखो हम लोग जब भी यहाँ पे टैक्स भरते हैं तो कभी कभी हम लोग एडवांस टैक्स भी भरते हैं। मेनली हम लोग जनरली एडवांस टैक्स भर के रखते हैं। तो ये किस तरह से होता है कि आपको एक एस्टिमेट लगाना होता है कि आपकी इस साल की इनकम कितनी होगी, उसके बेसिस के ऊपर आपको एक जो फिक्स परसेंटेज है टैक्स का वो भर के रखना है। अब आपने जब पूरा साल खत्म हो गया, जब आपको एक्चुअली पता लग गया कि आपकी इतनी इनकम है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो बातें होती है। क्या आपने एस्टिमेट किया था कि आपको टैक्स देना आएगा 20,000 का, और एक्चुअली जब सारी बातें हो गई, सारा पूरा साल खत्म हो गया, आप अपने प्रॉफिट निकाला, तो आपकी इनकम यहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्स की लायबिलिटी बनती है 30,000 की। जो भी इनकम थी उसके ऊपर आपको 30,000 का टैक्स देना था। तो यहाँ पे अभी आपका डिफरेंशियल कितना है, दिस डेफर्ड इज रेफर्स टू डिफरेंशियल। डिफरेंस कितने का है, 10,000 का। तो आपकी 10,000 की और टैक्स देने की लायबिलिटी बनती है। दैट इज व्हाट इज नोन एज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट। नेट, ठीक है, मतलब आपने जो दे दिया है और उसके बावजूद भी आपकी कितनी लायबिलिटी बच रही है। दिस इज मेनली आपके लेवल पे इतना ही आप समझिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अदर, ओ मतलब अदर, ओ मतलब अदर, ठीक है। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, राइट। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर बाद में उसके बाद हमारे पास होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। वो प्रोविजंस जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बना रखे हैं वो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे अदर्स के अंदर ना बेटा कोई स्पेसिफिक अगर आपका लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो वो सारी जो कैटेगरीज की चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, अगर कोई भी प्रोविजन आपने इस ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा बड़े टाइम के लिए आपने बना रखा है, वो प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका नॉन करंट लायबिलिटीज का सब हेड हो गया। ये सॉरी, ये मेन हेड है और ये इसके सब हेड्स है, राइट। देन फोर्थ वन इज करंट लायबिलिटीज। एंड व्हाट इज दिस करंट लायबिलिटीज के सब हेड्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे कितना था, ए बी सी एंड डी, वैसे ही यहाँ पे भी ए बी सी एंड डी है। तो ए बी सी एंड डी के अंदर ये किस तरह से लर्न करेंगे, एस टी ओ एस। दिस इज, देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, मतलब वो बोरोइंग जिसको आपको इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है, दैट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। टी मतलब ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स याद है, बिल्स पेबल क्रेडिटर्स, वो दोनों यहाँ पे मिला के ट्रेड पेबल्स के नाम से जाना जाता है, दिस ट्रेड पेबल्स। ओ का मतलब अदर, यहाँ पे भी अदर, अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, सॉरी अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। देन एस, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है बैलेंस शीट के फॉर्मेट को याद करना, सो इट इज वेरी सिंपल। देखो एलडीओएल एंड एसटीओएल, इसके अंदर से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का करंट लायबिलिटीज में बन जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सिर्फ ये दो चीजें, अच्छा यहाँ पे देखो सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड ट्रेड पेबल ये दोनों अलग है, बाकी तो सब सेम ही है। अदर यहाँ पे अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यहाँ पे अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, इधर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, एंड दैट्स इट। ये सारी चीजें आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आपके जो चार मेन हेड्स है और उनके सब हेड्स है, हमने उनके बारे में डिस्कस किया, राइट। तो ये चीजों के अंदर ये आपका पूरा कौन सा साइड था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। उसी तरह से मेरे पास दूसरा साइड है, दैट इज एसेट साइड। अब एसेट साइड के बारे में अगर हम लोग बात करें, बहुत इजी है जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसको लर्न करना, उसको माइंड के अंदर एक बार सेट करना। आई एम नॉट सेइंग दैट यू मग अप, यू सेट इन माइंड के इसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या सब हेड्स, क्या मेन हेड्स हैं, वो सारी चीजें कौन सी चीज किस मेन हेड किस सब हेड के अंदर जाएगी, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। देन नेक्स्ट हमारे पास जो साइड है दैट इज एसेट्स। ये एसेट साइड के अंदर बेटा हमारे पास फिर से हमारे पास एक फंडा, जो वही फंडा है, क्या हम लोग फिर से उसके शॉर्ट फॉर्म के अंदर याद कर लेंगे। सबसे पहले, अच्छा एसेट के अंदर चार नहीं है, एसेट के अंदर सिर्फ दो ही है, क्या, फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट्स, and then next one is current assets, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स।
अब सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ नॉन करंट एसेट, ये सिर्फ दो ही मेन हेड है एसेट साइड के अंदर, मेरे पास सिर्फ दो ही मेन हेड्स हैं। लेकिन सब हेड्स की बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। देखो सब हेड्स कैसे आते हैं, इट्स लाइक F&D LO, F&D LO। F का मतलब फिक्स एसेट्स, ये तो मुझे पता ही है, F&D LO, N का मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब मेरे पास मेरी कंपनी के अंदर कुछ सरप्लस फंड पड़ा था, मैंने किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके मैं वहां से इनकम कमा रही हूँ, जैसे कि रिलायंस वाले टाटा के अंदर पैसा लगा के वहां से इनकम कमा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, नथिंग पर्सनल, बट कोई भी एक कंपनी के पास सरप्लस फंड था, वो दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स कोई भी सिक्योरिटी खरीद के वहां से उसके इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम कमा रही है, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मतलब उस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। देन डी, जैसे वहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट है, नेट। अच्छा, वहां पे लायबिलिटी क्या था, आपको यहाँ पे भरना था 20,000 रुपए, सॉरी आपने भरा 20,000 रुपए, आपको भरने का था 30,000 रुपए, तो आपकी लायबिलिटी ज्यादा निकली। अब उल्टा हो गया, आपने एडवांस में भर के रखा 30,000 रुपए, लेकिन आपको भरना था पूरे साल का सिर्फ 20,000 रुपए, तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल 10,000 रुपए आपने ज्यादा भर रखा है, वो कहां पे आएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, राइट, इतना डिफरेंस है। देन एल, ये डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, देन दिस एल इज फॉर लॉन्ग टर्म, वहां पे नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, यहां पे आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपके पास ज्यादा पैसा पड़ा है, आपने किसी को लोन दे रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को एडवांस दे के रखा है, वो यहां पे आएगा। अदर, ओ का मतलब हमेशा अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, राइट, दिस इज अदर नॉन करंट एसेट्स, सॉरी अदर नॉन करंट एसेट्स। ये आपका F&D LO, राइट। अब बात आती है कि मैम आपने यहाँ पे इतना स्पेस क्यों छोड़ा, बिकॉज फिक्स एसेट्स के अंदर हमारे पास ना थोड़ी सी 4 और अलग कैटेगरीज है, दिस इज A, B, C, D एंड E, राइट। यहाँ पे 5 नॉन करंट एसेट के अंदर मेरे पास 5 सब हेड्स हैं, फिक्स एसेट्स के अंदर मेरे पास फिर से 4 सब हेड्स हैं। क्या क्या है, दे आर लाइक टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आप समझते हैं ना, वो एसेट्स जिनको आप छू सके, फील कर सके, वो सारे एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन राइट्स, ठीक है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, आपको कोई नो हाउ मिला हुआ है, फ्रेंचाइजिंग का राइट्स है, कोई भी आपके पास राइट्स है, राइट, तो दिस इज कॉपीराइट्स। कोई भी आपके पास एसेट है इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, कि वो राइट सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है, एंड दैट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एडवांटेज टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तो वो सारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो। देन नेक्स्ट इज, अच्छा, टेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे क्या लिखते हैं ये लोग, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसको आप कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर, CIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कोई भी आपका जो भी एसेट है वो अभी तक पूरा बना नहीं है, इन प्रोग्रेस है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे थे, वो भी बनी नहीं है, उसको बनने में 3 साल लगेंगे, तो 1 साल मतलब उस जो पहला साल है उसके अंदर वो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगी, वो टेंजिबल एसेट के अंदर नहीं जाएगी। वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आपने एप्लीकेशन दे रखी है, अभी तक वो सेंक्शन नहीं हुई है, तो वैसे ही वो यहाँ पे आता है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो टेक्निकली आपको या तो टेंजिबल और इंटेंजिबल ही रखना है। ये वर्क इन प्रोग्रेस किसका, टेंजिबल एसेट का, दैट इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और ये इंटेंजिबल एसेट्स का अंडर डेवलपमेंट। उनको इन प्रोग्रेस नहीं बोलते, इनको क्या बोलते हैं, अंडर डेवलपमेंट। तो इंटेंजिबल एसेट्स का एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स का जो पूरा मेन हेड्स है वो हमने डिस्कस किया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। वैसे ही मेरे पास जो दूसरा मेन हेड आता है दैट इज करंट एसेट्स। अब दूसरा जो मेन हेड है बेटा करंट एसेट्स का, उसके अंदर मेरे पास 6 सब हेड्स हैं, 6 सब हेड्स, बट दे आर आल्सो इजी, नथिंग टू वरी अबाउट।
दिस इज सेकेंड, दिस इज करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर मेरे पास 6 सब हेड्स हैं, A, B, C, D, E and F, right? So it is like 6 CSO. I have learned it like that. Okay, 6 CSO. First is your current investments, right? जैसे वहां पे था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आएगा क्या, सॉरी वहां पे था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो वन मिस्टेक, नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो एन जो था दैट वाज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां पे है करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स। I stands for इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी किसका, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिक्स्ड स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी इन्वेंट्री ऑफ जो आपका फिनिश गुड्स है, वो कैपिटल जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स है उनका, तो उन सबका इन्वेंट्री यहाँ पे आएगा। देन टी मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, ये सब मिला के रिसीवेबल्स। This C is for cash and cash equivalents. Okay, this S for short term loans and advances. Short term loans and advances मतलब वो पैसा जो आपने किसी को लोन या एडवांस पे दे रखा है, वो इस करंट ऑपरेटिंग साइकिल में आपको रिटर्न आ जाएगा, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। एंड अदर, वो स्टैंड्स फॉर अदर करंट एसेट्स, जिसको कोई मेन सब हेड के अंदर एंट्री नहीं मिलता, वो अदर के अंदर, अदर की कैटेगरी के अंदर जा सकता है। सो दिस इज द मेन हेड एंड दीज आर इट्स सब हेड्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो आपको इस साल के अंदर मैच्योर हो जाएगी, इस साल के अंदर उसका पैसा आपको रिटर्न आ जाएगा, दैट इज नोन एज करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो पैसा जो आपको आगे आने वाले इस ऑपरेटिंग साइकिल में, मतलब इस साल तो नहीं आएगा, आगे आने वाले सालों के अंदर वो पैसा आपको आ सकता है। बेसिकली जब आपको ऑपरेटिंग साइकिल क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो आप 12 महीने के लेते हैं, मतलब इस साल आपको पैसा नहीं आएगा, अगले साल पैसा आएगा, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चली जाती है। और ये जो पोर्शन है वो कहां चला जाता है, करंट इन्वेस्टमेंट में। सो ये आपका बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट था जो हमने डिस्कस किया। इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज मिसिंग और इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच इज कंफ्यूजिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम वेरी मच हियर, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज और जस्ट कॉल मी। सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टिल देन बाय।